एवरीवन, ये विजन आईएएस का पेपर है। टेस्ट पेपर 27 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 4। इसमें 1 से लेके 20 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है स्वराज पार्टी के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन भी चूज करना है। सही ऑप्शन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी की उत्पत्ति गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के भीतर विभाजन में निहित है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑप्शन इसमें कट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है एम.ए. अंसारी और राजेंद्र प्रसाद ने स्वराज्यों के विधान परिषद में प्रवेश के निर्णय का समर्थन किया था। ये राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी इन्होंने प्रवेश का समर्थन नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है तो पहला भी गलत और ये सी ऑप्शन भी गलत। अब इसमें यहाँ पर सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी के नेतृत्व वाली दूसरी विचारधारा को नो चेंजर्स, ये परिवर्तन के विरोधी थे, इसके रूप में इनको जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणियों में से कितनी शामिल हैं? इसमें सही ऑप्शन देखना है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला है यहाँ पर कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग। पहला ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है सिंगल लेयर लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे प्लास्टिक सीड, प्लास्टिक पाउच या थैलियाँ। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग जहां प्लास्टिक की कम से कम एक परत और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री की कम से कम एक परत का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। चारों ऑप्शन डी में आ रहा है तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23। भारत में संरक्षित क्षेत्रों जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसके संदर्भ में देखना है और कितने यहाँ पर करेक्ट है वो बताना है। सही ऑप्शन देखना है। पहला है इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 के तहत परिभाषित संरक्षित क्षेत्र शब्द में समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। पहला ऑप्शन ठीक है। इसमें जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या से अधिक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पर देखा जाए जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 100 है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या 500 है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है संरक्षित क्षेत्रों के लिए नीतिगत संरचना के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जो NBWL है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं वो होते हैं एक तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो गए। और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित अन्य कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी होते हैं इसमें शामिल, जहां वन्यजीव संरक्षण का एक मुद्दा है। तो ये है यहाँ पर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद 2 ऑप्शन ही करेक्ट होते हैं। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह घोषित किया गया कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, रंग, जन्म, वंश के आधार पर कंपनी अधीन रोजगार से वंचित नहीं की जा सकती? इसमें सी आंसर करेक्ट है। 1833 का चार्टर जो एक्ट था उसके अंतर्गत इसमें किया गया था। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 25 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राय सुर्खियों में रहने वाले एपिजीनोम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन किसमें, कौन सा ऑप्शन है इसमें जो करता है? इसमें पहला आंसर ये है रासायनिक यौगिकों का समुच्चय जो जीनोम क्रिया को निर्देशित करता है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। अब यहाँ पर जो एपिजीनोम है ये एपी वर्ड है उससे लिया गया है। इसका अर्थ होता है जीनोम से जीनोम के ऊपर। जो एपिजीनोम है उसमें रासायनिक यौगिक होते हैं जो जीनोम को
इस तरह से संशोधित या उसको चिन्हित किया जाएगा और कि उसे क्या करना है, कहाँ करना है और कब करना है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस चूज करने कौन से सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पुष्पित आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति परागणकों को स्थानीय पादप प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से फल मक्खियों जो फ्रूट फ्लाई और टिड्डियों जैसे अधिक परागणकर्ता आकर्षित हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में जो भी आक्रामक प्रजातियां होती हैं उसके प्रसार से परागणकर्ता पारंपरिक जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, प्रजातियों से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो IUCN है उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन से आक्रामक प्रजाति होंगी उनके प्रसार में वृद्धि होती है। जो भी प्रजातियां होंगी उनके प्रसार में वृद्धि होगी, जिससे जो भी प्रजातियां होंगी उनके बीच जो अंतरक्रिया होगी उसमें बदलाव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अंतःक्रिया में वृद्धि नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन इसी वजह से गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, सही पूछा हुआ है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 27, भारतीय साम्राज्य इधर भारतीय साम्राज्य दिए हुए हैं और इधर यहाँ पर राजधानियां दी हुई हैं और इसमें देखना है कितने युग्म सुमेलित हैं। अब यहाँ पर देखें जो चंदेल है उनकी राजधानी खजुराहो, ये ठीक है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा परमार की राजधानी भी यहाँ पर क्या है, ये धार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरा ऑप्शन है चेदी कलचुरी, ये त्रिपुरी, इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 28 में भुला दिए जाने का अधिकार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार से संबंधित है। जो भुला दिए जाने का अधिकार है निजता के अधिकार से संबंधित है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 और जो आर्टिकल 21 है उससे क्वेश्चंस आते ही हैं, पिछली बार भी पिछले PYQs में भी कई बार आया हुआ है सवाल आर्टिकल 21 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 6G तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने हैं कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला है यहाँ पर यह डेटा ट्रांसफर के लिए मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट पद्धति का उपयोग करता है, इसमें पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यह 5G नेटवर्क की तुलना में अधिक डेटा प्रेषित करने के लिए दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसमें 6G जो नेटवर्क होगा उसमें लगभग 1 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य जो वाली रेडियो तरंगें होंगी उनका उपयोग किया जाएगा और इसमें 5G द्वारा प्रयुक्त तरंगों की तुलना में कहीं अधिक छोटी होती हैं जो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें होंगी वो, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन है यह नेटवर्क्स बनाकर 5G की तुलना में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 30, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने ऑप्शंस सही हैं। इसमें सही ऑप्शन चूज करने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है विकसित अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 2023 में विश्व औसत से अधिक रही। जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की, ये पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि दर 2023 में विश्व औसत से, जैसे कि औसत मान लिया पूरे कंट्रीज का निकाला, पूरे कंट्रीज का निकालकर कोई भी टर्म आई जैसे कि 95 आ गया, क्या उससे अधिक है, 96 है या 97 उससे अधिक है, तो उससे अधिक यहाँ पर नहीं थी, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें सी ऑप्शन ही बचता है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। उसका यहाँ पर 2024 में औसत समृद्धि दर वो रही थी 1.7%, जो विश्व की औसत समृद्धि दर 3.3, जो विश्व की औसत समृद्धि दर है 3.3%, ये है। इससे क्या है, ये बहुत कम है, 1.7 है, तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन है इसमें उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि दर 2023 में विश्व औसत से अधिक रही, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वर्ष 2023 में वैश्विक औसत ने 3% की दर से वृद्धि की है। अभी यहाँ पर 3.3% था, तो उससे यहाँ पर प्रतिशत से ज़्यादा थी, 3.3% है। तो 2 और 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर इसमें सही है। इसमें ये पता लगाना है कि सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से भारत में वैकल्पिक निवेश निधि के अंतर्गत कौन कौन से इसमें से आते हैं वो बताना है और सही ऑप्शन इसमें चूज करना है। पहला है उद्यम पूंजी कोष, ये तो आता है जो वैकल्पिक निवेश है इसके अंतर्गत। वैकल्पिक निवेश ये तीन प्रकार का होता है। AIF, ये भी पता होना चाहिए जो AIF है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब इसमें 3 श्रेणियाँ आती हैं, तो 3 श्रेणियाँ, श्रेणी 1 उसमें एंजल जो निवेशक होते हैं वो आएंगे, और उद्यम पूंजी कोष वो, और लघु और उद्यम जो MSMEs होती हैं, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी आएंगे, और श्रेणी 2 में जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड होते हैं वो आते हैं, जो केवल दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए ऋण का उपयोग करते हैं वो आएंगे, और जो श्रेणी 3 होती है उसमें हेज फंड आते हैं, जो हेज फंड होते हैं वो आएंगे। तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, एक तो पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। म्यूचुअल फंड नहीं आते हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो FPI होता है, जो 10% से कम निवेश करते हैं वो FPI से होते हैं। तो चौथा और पांचवा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये भी खत्म, तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वेदांग, और इधर दिए हुए विवरण। इसमें पहला है शिक्षा, व्युत्पत्ति विज्ञान का अध्ययन, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षा में ध्वनियों और उच्चारणों का अध्ययन है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। निरुक्त उच्चारणों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। इसमें निरुक्त में व्युत्पत्ति विज्ञान का अध्ययन किया गया, ना कि उच्चारणों का अध्ययन। ज्योतिष खगोल विज्ञान का अध्ययन, ठीक है। कल्प में अनुष्ठानों का अध्ययन, ये भी ठीक है। 3 और 4 दो ऑप्शन इसमें ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और यहाँ पर देखना है FDI की अनुमति नहीं है। भारत में FDI की अनुमति किस किस को नहीं है, चारों ऑप्शन में से चूज करना है। पहला है यहाँ पर कोई भी दूध क्रीड़ा व्यवसाय, पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर पहला तो इसका सही है, सॉरी। दूसरा है ऑनलाइन गेमिंग, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ऑनलाइन गेमिंग को FDI में नहीं है। चाय बागान, तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। आवास परियोजनाएं किस किस को नहीं है ये बताना है इसमें, तो इसमें आवास योजनाओं को है, सही है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें इनको अनुमति नहीं है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 33, लाभ के पद के तहत सांसदों जो MPs होते हैं की निरर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके पास यह तय करने का अंतिम अधिकार है कि किसी सदस्य ने लाभ का पद धारण किया है या नहीं। इसका कौन पता लगाता है, तो ये है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति। किसी सांसद ने लाभ का पद धारण किया है या नहीं किया, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। और ये आर्टिकल 103 पूछा भी जा सकता है, आर्टिकल 103 का क्लोज 1 आर्टिकल में ये बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में R चयनित प्रजातियों और K चयनित प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला है K चयनित प्रजातियों की वृद्धि दर उच्च होती है लेकिन जीवित रहने की क्षमता कम होती है, इसमें पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है R चयनित प्रजातियों की वृद्धि दर कम होती है लेकिन जीवित रहने की क्षमता अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें रिवर्स होकर दिया हुआ है। जो K चयनित प्रजातियां होती हैं कम संख्या में संततियों को जन्म देती हैं, जिनमें से प्रत्येक की परिपक्वता तक जीवित रहने की अधिक संभावना रहती है। इसका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सी संधि समझौते में हाल ही में किए गए संशोधन के तहत पहली बार गैर हानिकारक अपशिष्ट और स्क्रैप के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को विनियमित करने का प्रावधान किया गया है। ये किया गया है बेसल कन्वेंशन में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। जो अपशिष्ट होते हैं ना, उसके लिए जो बेसल हानिकारक अपशिष्ट हैं
सीमा पार आवागमन और उनके जो निपटान पर नियंत्रण के लिए बेसल कन्वेंशन में बोला गया है और ये कन्वेंशन 1992 में प्रभावी हुई थी और इसके जो पक्षकार है 175 है और ये सार्वभौमिक सदस्यता वाला कन्वेंशन भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जीरो FIR की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये करता है एक FIR जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दायर किया जा सकता है चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 किसी अर्थव्यवस्था में नीचे की ओर ढलान वाला यील्ड कर्व संकेत देता है। इसमें भविष्य में आर्थिक मंदी ये देता है तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा रक्त समूह सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सर्वदाता समूह के रूप में जाना जाता है सी को जो O नेगेटिव है। जो O पॉजिटिव है रक्त प्राप्त कौन कर सकेगा। यहाँ पर O नेगेटिव से सभी रक्त समूह जो सर्वदाता होंगे और केवल O नेगेटिव ही रक्त प्राप्त कर सकता है लेकिन रक्तदान ये कर सकता है। अब यहाँ पर O पॉजिटिव से O पॉजिटिव और O नेगेटिव रक्त प्राप्त कर सकता है तो इसका आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है यहाँ पर कथन 1 कथन 2 दिए हुए हैं और इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। पहला है कथन 1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अस्थि जो GNPS है अनुपात में लगातार गिरावट आई है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उसके जो गैर निष्पादित अस्थि हैं NPS हैं उसमें लगातार गिरावट आई है। दूसरा ऑप्शन है इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी एवं जोखिम भारित अस्थि अनुपात में लगातार गिरावट आई है। लगातार इसमें गिरावट नहीं आई है तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो कथन दूसरा है ये गलत है। यहाँ पर पहला तो सही है और दूसरा गलत है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 बारदोली सत्याग्रह 1928 के दौरान बारदोली के किसानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधियां अपनाई गई थी। इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं और देखना है कौन सा इसमें सही आंसर है। पहला है संशोधित कर का भुगतान करने से इनकार करना। पहला तो सही है। दूसरा है छावनी श्रमिक शिविर की स्थापना करना। दूसरा भी ठीक है। तीसरा है आंदोलन में महिलाओं की लामबंदी। तीसरा भी ऑप्शन इसमें सही है। जो महिलाओं की लामबंदी थी महिलाओं की भागीदारी बारदोली सत्याग्रह की एक विशिष्ट विशेषता थी। महिलाओं ने इसमें जागरूकता का प्रसार भी करने में और किसानों के मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ हिंसक झड़पें, इसमें हिंसक झड़पें नहीं हुई थी। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 2 3 सही है तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 संविधान की 5वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये राज्यपाल को नहीं है। यहाँ पर है कौन कौन किस में, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों को छोड़कर। अब यहाँ पर जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। इसमें 5वीं अनुसूची में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, राष्ट्रपति जी को है ये। दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होने वाले संसद के किसी भी अधिनियम के विनियम के माध्यम से निरस्त या संशोधित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य द्वारा जनजातीय सलाहकारों परिषदों का गठन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन इसमें कट करके देखें, अगर पहला ही पता चल जाता है तो पहला ये तो इससे भी हो रहा है। ये बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें और यहाँ पर देखने कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इसमें
खुद काश्त किसान गैर निवासी किसान थे जो दूसरे गांवों में प्रवास कर गए थे तथा उनके पास कोई स्थायी भूमि अधिकार नहीं था। पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। खुद यहाँ पर काश्त नहीं थे, पहला आप इसमें कट करके देखें, पहला ऑप्शन इसमें ये गलत है। हाँ, इसमें ना सही नहीं पूछा हुआ है, इसमें सही नहीं, इसमें गलत ही ऑप्शन पूछे गया। अब जिसमें एक होगा वो तो होगा ही होगा, अब भी ऑप्शन इसमें गलत हो गया। अब नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पाही काश्त किसान निवासी किसान थे जो अपनी भूमि स्वयं जोतते थे तथा उस पर उनका स्थायी अधिकार था। दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। मुजारियान किसान बटाईदार किसान थे जो जमींदारों के स्थायित्व वाली भूमि पर खेती करते थे और किराया देते थे। तीसरा ऑप्शन ये सही है, तो 1 और 2 इसका आंसर ए ही सही है क्योंकि गलत पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा होममेड लीवरेज का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये करता है ए, निवेशकों के व्यक्तिगत उधार के कारण किसी कंपनी के वित्तीय उत्तोलन में परिवर्तन, तो इसका ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 45 है, हाल ही में सुर्खियों में रही सोहराई चित्रकला के संदर्भ में देखना है। ये सोहराई चित्रकला कहाँ की है ये भी पता होना चाहिए। ये झारखंड के हजारीबाग में प्रचलित है। इसमें देखें यहाँ पर ये दिवाली त्योहार से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये दिवाली से संबंधित नहीं है। ये आदिवासी चित्रकला है और झारखंड के हजारीबाग में प्रचलित है, ठीक है। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। 2 और 3, पहला इसमें गलत हो जाता है तो तब भी आंसर निकल रहा है। 2 और 3 भी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, डेयरी सहकार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखना है गलत ऑप्शन कौन से हैं। इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। पहला है यह पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित, इसमें बोला है केंद्र प्रायोजित, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और सहकारिता मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ भी किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत ही है। दूसरा है इसका उद्देश्य नाबार्ड के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों के लिए ऋण सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि नाबार्ड के द्वारा, ये एनसीडीसी के द्वारा है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। और तीसरा ऑप्शन है डेयरी सहकारी समितियों के अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठनों जो एफपीओज है और निजी अभिकर्ताओं के लिए भी वित्तीय सहायता सुविधा उपलब्ध है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें तीनों ऑप्शन इसमें कौन से सही नहीं है, गलत बताना है, गलत कौन से होंगे, तो तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर बोला हुआ है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला हुआ है उपयुक्त कितने मामलों में किसी सदस्य को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत दल बदल के आधार पर निरघोषित किया जा सकता है, अयोग्य किया जा सकता है, वो पूछा हुआ है। किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन में अपने दल के उम्मीदवारों के विरुद्ध मतदान करना, पहला नहीं है, मतदान करना ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने दल के उम्मीदवारों के विरुद्ध मतदान करना, दूसरा भी गलत है। तीसरा है यहाँ पर किसी निर्वाचित सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने दल की सदस्यता त्याग देना, तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें डी आंसर सही है, कोई भी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री से घटकर 10 डिग्री हो जाए तो इस पे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? पहले था 23.5 डिग्री, हाफ 23.5 डिग्री है और इससे घटकर 10 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाएगी जिससे दिन की लंबाई कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर झुकाव हो जाता है वो तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये भी गलत है, सही देखना है इसमें। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कठोर मौसमी परिवर्तन होंगे, कठोर मौसमी परिवर्तन नहीं होंगे, तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, तो ये भी गलत है। तीसरा गलत होने पर यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, एक ही बचता है, गर्मियों और सर्दियों के बीच तापांतर कम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। जो अक्षीय झुकाव है
अक्षीय झुकाव पहले तो ज़्यादा था और लेकिन कम हो गया, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो गर्मियाँ और सर्दियाँ होंगी उसके तापांतर कम हो जाएंगे। अब जैसे अक्षीय झुकाव है, वर्ष भर सौर प्रकाश पूरे ग्रह पर किस प्रकार वितरित होता है उससे देखा जाता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति को प्रभावित नहीं करेगा। तो पहला आंसर ही इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में जो खोत है पद का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है गांव का मुखिया। ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उदयपुर में गठित देश हितैषणी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर और सही ऑप्शन भी चूज करने। सही ऑप्शन इसमें कौन से है? इसका गठन 1877 में महाराणा सज्जन सिंह ने कराया था। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, 1877 में ही हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश आधिपत्य से उत्पन्न होने वाली रियासतों की समस्याओं पर चर्चा करना था। दूसरा ऑप्शन इसका गलत है, इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करना भी था, जो विवाह संबंधी अत्यधिक खर्चीले रिवाजों के कारण परिवारों में पड़ने वाली जो वित्तीय दबाव से जुड़ी हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। जीन नॉकडाउन का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान में जीन क्रिया पद्धतियों का अध्ययन करने और लक्षित उपचार विकसित करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है जीन नॉकडाउन तकनीकें। अब इसमें देखना है इसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है, और सही भी होना चाहिए। जीन नॉकडाउन तकनीकें विशिष्ट जीनों को अस्थायी रूप से दबाने की अनुमति देती है, जिससे वे जीनोम को स्थायी रूप से परिवर्तित किए बिना उनकी क्रिया पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ये ठीक भी है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ए आंसर ही इसका करेक्ट है, दोनों कथन सत्य भी है और इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद में सचेतक जो व्हिप है उसके कार्य का सही वर्णन करता है? इसका सही वर्णन करता है बी ऑप्शन, जो संसदीय परंपराओं पर आधारित एक अनौपचारिक पद है और यह पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करती है। जो व्हिप होता है सचेतक, उसका यही वर्णन है, जो अनौपचारिक पद होता है ये, और पार्टी के अनुशासन को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है 53 में है, इसमें किन बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है? SLR के बारे में बताना है यहाँ पर। तो स्थानीय जो क्षेत्र के बैंक होते हैं उनको भी, सहकारी बैंकों को भी, राज्य जो भुगतान बैंक होते हैं, जो पेमेंट बैंक होते हैं, जैसे कि कोई भी बैंक है अब वो दिवालिया हो गया तो उस टाइम के लिए ये कुछ संपत्ति रखते हैं, SLR वही होता है जिससे कि उस टाइम पे यूज किया जा सके। तो भुगतान बैंक भी उसमें शामिल हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं जो RRBs है, जिनकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन से इसके करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। इसमें पेमेंट बैंक भी हैं। नेक्स्ट है 54 है, ब्रिटिश भारत में नमक कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी ने नमक कर पर अपना पहला लेख 1891 ईस्वी में वेजिटेरियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में लिखा था। कब? 1891 में, ये 1891 में, और द वेजिटेरियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में लिखा था अपना पहला लेख नमक कर पर, ये पता होना चाहिए। लॉर्ड लिटन ने 1878 में क्षेत्रीय भिन्नताओं को दूर करते हुए उत्तरी और दक्षिणी भारत में नमक शुल्क को समान कर दिया। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 1878 में ऐसा किया था। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सही पूछा हुआ है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 55 में है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों के बारे में देखना है और इसमें कितने ऑप्शन सही हैं ये भी बताना है। पहला ऑप्शन है, इन्हें कारखाने में असेंबल किया जाता है और इंस्टॉल करने के लिए एक इकाई के रूप में किसी स्थान पर ले जाया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, भारत में केवल
संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर परिचालन में है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में ही। तीसरा ऑप्शन है SMRS में शीतलक के रूप में केवल हल्के जल का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल हल्के जल का ही उपयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही है। कथन 1 है, राज्यपाल अपने विवेक से भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। अपने विवेक से, ये विवेक से नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें जो कथन सेकंड है ये ठीक है और पहला गलत है, तो इसमें कथन 1 गलत और कथन 2 सही, डी में आ रहा है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 57, भारत में रोजगार की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन चूज करने हैं। कौन से सही ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है इसमें विगत 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में भारत में बेरोजगारी दर लगभग आधी हो गई है। अब इसमें देखें 2017-18 में 6% से लगातार घट के 2023-24 में 3.2% हो गई है, लगभग आधी हो गई है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है विगत 5 वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता 2024 में लगभग 2 गुनी हो गई है। अब 2019 में 61 लाख से बढ़कर 2024 में 131 लाख हो गई है, तो ये भी ठीक है, यहाँ पर 2 गुनी है, 2 गुनी हो गई है लगभग। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सही पूछा हुआ है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 58, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने आर्थिक संकेतकों में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक निरंतर वृद्धि हुई है? किस किस में वृद्धि हुई है ये देखना है। तो यहाँ पर सकल मूल्य वर्धन जो GVA है उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें ये पहला ऑप्शन 2025 में GVA में 6.4 की वृद्धि होने का बताया हुआ है, जबकि दूसरा ऑप्शन है पूंजीगत व्यय, जो पूंजीगत व्यय है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि हुई है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। और इसमें 2021 से लेकर 2024 तक लगातार सुधार भी हुआ है और इसमें 8.2% की वृद्धि हुई है। तीसरा ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, ये भी इसमें भी वृद्धि हुई है, 2024 में 8% तक की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तीनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, परिवर्तनीय जो नोट होते हैं कन्वर्टिबल नोट, इसके संदर्भ में देखना है कौन से ऑप्शन इसमें सही है वो बताना है। पहला है इसमें यह एक वित्तीय लिखित है जिसका उपयोग स्टार्टअप्स द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता के बिना पूंजी घटाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो परिवर्तनीय नोट होते हैं ये एक लिखित होता है जो स्टार्टअप्स द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता के लिए पूंजी जुटाने के लिए, उनको जो स्टार्टअप्स होंगे उनको पूंजी की जरूरत होगी, तो लिखित में एक वित्तीय पत्र होता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसे RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, इसे RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है यह स्टार्टअप्स इंडिया योजना के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। जो स्टार्टअप्स इंडिया योजना है उसके लिए पंजीकृत प्राइवेट जो कंपनियां होंगी उसके द्वारा। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही है।